5, 4, 3, 2, 1. क्या नासा चांद पर जाने से डरता है? क्या चांद पर एलियन है? क्यों एक लंबे समय तक चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा गया? आखिर क्या देखा था एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर? क्यों रोक दिया गया था अपोलो 11 का लाइव टेलीकास्ट? जानेंगे दोस्तों ऐसे ही दावों के बारे में और ऐसे ही सवालों के बारे में। आज के इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों वीडियो के आखिर तक। 50 से 60 के दशक तक दोस्तों विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका था कि इंसान न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि दूसरे ग्रहों पर जाने के बारे में भी सोच चुका था। बल्कि 60 के दशक में इंसान ने चांद पर कदम भी रख दिया। इसके अलावा ये वो दौर भी था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्पेस की दौड़ चल रही थी। इसीलिए साल 1969 में 21 जुलाई को वो दिन आया जब इंसान चांद पर भी पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद नासा ने 4 महीने के अंदर नवंबर 1969 में एक बार फिर से चांद पर अपना रॉकेट भेजा। यही नहीं, नासा 1972 के आते आते कुल 6 बार चांद पर अपना रॉकेट भेज चुका था। पहली बार में एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में पहुंचे और साल 1972 में यूजीन सेरन आखिरी बार चांद पर उतरे। नासा द्वारा चांद पर लगातार इस तरह से रॉकेट भेजने के चलते दोस्तों उस दौर में कहा जाने लगा कि अब इंसान चांद पर रहने जाएगा। यही नहीं, वहाँ से बेशकीमती खनिज भी लाएगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस तरह की चर्चाएं साल 1972 के बाद अचानक ठंडी पड़ गई। यही नहीं बल्कि चांद और चांद पर पहुंचने की बात करना भी लोगों ने छोड़ दिया। और सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने और इस नासा ने भी इसकी बात करना बंद कर दी, जिसके लिए नासा ने पैसा पानी की तरह बहाया। इसी वजह से दोस्तों दुनिया भर में बहुत से सवाल भी उठे और कॉन्स्पिरेसीज भी क्रिएट हुई, जिनके तहत बहुत से लोगों ने तरह तरह के दावे किए और बहुत सी अफवाहें उड़ी। ऐसे ही जिस समय दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे थे, उस समय इस ऐतिहासिक पल का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान दोस्तों अचानक कुछ समय के लिए प्रसारण रुक गया और आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज आना बंद हो गई, जिसके बारे में नासा का कहना था कि कुछ समय के लिए उनका संपर्क टूट गया था और किसी तरह की टेक्निकल खराबी आने के चलते आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज आना भी बंद हो गई थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर इस घटना को लेकर कुछ लोग दावा करते हैं कि प्रसारण में कोई दिक्कत नहीं आई थी और न ही नासा का संपर्क टूटा था और न ही आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन की आवाजें आना बंद हुई, बल्कि नासा की तरफ से खुद ही प्रसारण को रोक दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में इंसानों द्वारा कल्पना भी नहीं की गई। वहाँ जो उन्होंने देखा वो उस समय उसी के बारे में बताने वाले थे। दरअसल कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि वहाँ पर उन्होंने पहली बार कुछ टावर्स देखे जो कि छोटे मोटे टावर नहीं बल्कि करीब 2 से 2,500 मीटर ऊंचे टावर थे। इसी जानकारी को छुपाने के लिए प्रसारण को रोक दिया गया। यही नहीं, दावा किया गया कि इन टावर्स को एलियंस के द्वारा बनाया गया था और जब इंसान चांद पर पहुंचा भी नहीं था उससे भी कई हजार साल पहले कहा जाता है कि इन टावर्स के जरिए एलियंस द्वारा धरती की निगरानी की जाती थी। यही नहीं, कहा जाता है कि ये टावर आज भी चांद पर मौजूद है लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं है। कहा जाता है जब नासा को पहली बार इन टावर्स के बारे में पता चला तो ये उसकी कल्पना से भी बाहर था। लेकिन उस चांद पर जहाँ पर इंसान इतनी मुश्किलों के बाद पहुंचा था वहाँ पर आखिर टावर कहाँ से आए और इतने बड़े टावर किसने और क्यों बनाए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए नासा जल्द से जल्द उन टावर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता था। कहा जाता है इसी वजह से नासा ने कुछ ही सालों में 6 बार चांद पर पहुंचने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। लेकिन नासा के चांद पर रॉकेट भेजने के इसी सिलसिले के दौरान जब नासा ने 6ठी बार चांद पर रॉकेट भेजा तब वहाँ पर पहली बार इंसान का सामना एलियन से हो गया। कहा जाता है जिसके बाद एलियंस की तरफ से इंसानों को दोबारा न आने की चेतावनी भी दी गई। एलियंस के होने के दावे के बारे में दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग के उस इंटरव्यू को भी पॉइंट आउट किया जाता है जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने अंतरिक्ष में उनके रॉकेट का पीछा किसी चीज द्वारा किए जाने की बात कही, शायद किसी और एयरक्राफ्ट द्वारा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इंसान ही उस समय चांद पर पहली बार पहुंचा तो आखिरकार वहाँ पर इंसानी एयरक्राफ्ट के अलावा
कोई दूसरा एयरक्राफ्ट कैसे मौजूद हो सकता है। इसीलिए बहुत से लोगों ने माना कि वो एयरक्राफ्ट कोई यूएफओ हो सकता है। इसी तरह दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद जाने वाले कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर संगीत सुनने की बात भी कही। हालांकि चांद पर किसी की आवाज के सुने जाने की बात भी अजीब लगती है, क्योंकि साउंड के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए किसी तरह के मीडियम का होना बहुत जरूरी होता है। जबकि चांद की बात करें तो वहाँ पर किसी तरह का एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ऐसे में आखिर वहाँ पर कोई किसी भी तरह का संगीत कैसे सुन सकता है। इसके अलावा इसके बारे में दोस्तों नासा की तरफ से भी कभी कोई बयान नहीं दिया गया कि चांद पर कोई संगीत सुना गया था या नहीं। वहीं दावा करने वालों की माने तो दावा करने वाले तो ये भी दावा करते हैं कि कई एस्ट्रोनॉट्स द्वारा कहा गया है कि चांद पर एलियंस मौजूद है और वहाँ पर उनका आना जाना होता रहता है। चांद पर एलियंस का बेस होने का दावा उन लोगों द्वारा किया जाता है जो चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। दावा किया जाता है कि चांद पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, बल्कि अंदर से खोखला है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद की ऊपरी सतह के नीचे एलियंस का बेस है और एलियंस वहाँ पर रहते भी हैं। इसीलिए दोस्तों एक लंबे समय तक इस तरह के दावों ने काफी तूल पकड़ा और फिर समय के साथ चांद और एलियंस और दूसरी चर्चाएं और बहसें ठंडी पड़ गई। लेकिन दोस्तों दावे और सवा कमो बेस वहीं पर खड़े रहे। लोग सवाल खड़े करते रहे कि आखिर नासा या किसी भी देश ने चांद पर जाने के लिए 1972 से पहले जैसी जद्दोजहद क्यों नहीं की, क्यों अब तक वहां पर बस्तियां नहीं बसा ली, जबकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने चांद पर फिर से न जाने की वजह ये बताई कि वो जान चुके थे कि चांद पर जीवन नहीं पनप सकता। ऐसे में वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं था। और फिर इसी के साथ दोस्तों आज के दौर में फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर जब वैज्ञानिक पहले ही जान चुके थे कि चांद पर जीवन नहीं हो सकता, तो अब फिर से चांद पर पहुंचने की दौड़ क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो एक बार फिर से वैज्ञानिक जानना चाहते हैं और चांद पर पहुंचना चाहते हैं? वैसे चांद के बारे में ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वातावरण नहीं है, लेकिन चांद की जमीन की बात करें तो इस बारे में दावेदारों द्वारा कुछ और ही दावे किए जाते हैं। क्योंकि चांद की उत्पत्ति को लेकर जानी मानी थ्योरी है कि जब एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तब पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग हो गया, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, जिसे हम चांद कहते हैं। अब इस थ्योरी के हिसाब से अगर चांद पृथ्वी से अलग हुआ था तो वहाँ की जमीन में पृथ्वी के साथ कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद पृथ्वी से ज्यादा पुराना है। चांद से लाई गई मिट्टी से पता चला कि चांद करीब 530 करोड़ साल पुराना है, जबकि पृथ्वी की उम्र है 450 करोड़ साल। लेकिन दोस्तों इस तरह के सभी दावों से भी अलग कुछ और दावे भी हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं उन दावों को। जहां दोस्तों चांद पर पहली बार पहुंचने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग को दुनिया भर में जाना जाता है, वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि उस समय चांद पर कदम रखा ही नहीं गया था। और ऐसा 2-4 लोगों द्वारा नहीं, बल्कि अमेरिका के 5% लोगों द्वारा माना जाता है। लोग मानते हैं कि उस समय तकनीकी खामियों के चलते वो मिशन फेल हो गया था। लेकिन रूस के मुकाबले खुद को बेहतर साबित करने के लिए अमेरिका ने चांद पर उतारने का झूठा नाटक किया। वहीं 50 सालों तक चंद्रमा पर कोई मिशन न किए जाने की वजह बजट को भी बताया जाता है, क्योंकि चांद पर जाना बहुत महंगा था। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि उस समय अमेरिका ने ऐसा कैसा कर लिया, वो भी 6 बार। इस बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा करने की वजह पॉलिटिकल थी, क्योंकि उस समय यूएसएसआर भी चांद पर पहुंचने की कोशिश में था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अगर यूएसएसआर वहां पहले पहुंच गया तो चांद पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जानकारों की माने तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स न करने की असल वजह भारी बजट ही थी। तो ये थे चांद पर एलियंस के बारे में किए जाने वाले दावे और नासा जैसी संस्थाओं के तर्क, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।